बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। साथ में इसके मैं आंसर भी कराता चलूँगा, जिससे आपको कहीं पर भी जो है इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। यदि हम पेपर की बात करें तो आपका लिखित टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपके लिखित की परीक्षा होगी, आपका रिटन का एग्जाम होगा। तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आगरा विश्वविद्यालय की भी इस बार आपके लिखित की परीक्षा होगी और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जैसे कि महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ जो कि पड़ता है, और सीसीएससी हो गया, राज्य भैया स्टेट विश्वविद्यालय हो गया, और बीपीएससी पूर्वांचल विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सभी विश्वविद्यालय जो कि आपके लिखित की परीक्षा कराती है, तो सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये आपका इकोनॉमिक्स का आपका क्वेश्चन पेपर, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो जो है इकोनॉमिक्स, यानी जो बृहद जो है, जो कह सकते हो इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र, जो इसमें अर्थव्यवस्था होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका जो अर्जित करा जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कौन से महत्वपूर्ण है मैं आपको पहले ही बता दूं, जो कि ये आपका पेपर का टाइटल ही है, जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें आपने पढ़ा होगा माइक्रो, इसमें आपको पढ़ना है मैक्रो। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और मैक्रो का मतलब होता है बृहद अर्थव्यवस्था। तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर है, तो इसमें आपको जो है बृहद अर्थव्यवस्था के बारे में आप समझेंगे। और जो है इसको जो है बृहद अर्थव्यवस्था या फिर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। और जो है इसका जो है ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, तो इससे रिलेटेड आपके कम से कम 15 नंबर इन्हीं 2 से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 15 नंबर आपको देखे जाएंगे, तो इससे जरूर आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलेगा, सबसे पहले मैं सेक्शन के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें टोटल आपके जो है 10 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। कुछ यूनिवर्सिटी में 5 ही आते हैं क्वेश्चन, चाहे जितने आए, लेकिन सभी प्रश्नों को उत्तर देना आपको अनिवार्य रहता है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रश्न का एक्स्ट्रा नहीं रहता है। मैं तो यही रिकमेंड आपको करूंगा कि जितने आपको सेक्शन ए के प्रश्न आपको पता है, यानी मेरा मतलब जो याद है आपको, उनको कर लीजिए। जो आपको नहीं याद है उनको भी अभी मत कीजिए। फिर सेक्शन बी के आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, फिर सेक्शन सी के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, फिर लास्ट में यदि आपके पास समय बचता है तो इन प्रश्नों को सबसे लास्ट में आपको करना है। बना बनाकर इनको भी आपको कराना है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्रॉस जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, क्वेश्चन पिछले साल में पूछा गया था, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि व्यय योग्य आय क्या है, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय आय की जो गणना की जो व्यय विधि है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो राष्ट्रीय आय गणना करने की जो मापने की जो विधियां हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो तीनों क्वेश्चनों को यहाँ से हम अंतर देखेंगे। सबसे पहले आपका जीडीपी क्या है, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की यदि हम बात कर ले, तो किसी देश में एक निश्चित अवधि में, मान लो एक कोई जो है देश है, अपना ही देश समझ लो, तो उसमें एक साल में मान लो उस देश में जो है कितना उत्पादन हुआ, ठीक है, उसकी जो है वस्तुओं का उत्पादन और उसकी सेवाओं में जो कुल जो मूल्य होता है, इसी को हम कहते हैं जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है इसकी। यह एक जो है आर्थिक संकेतक है। इसका इस्तेमाल किसी देश की जो अर्थव्यवस्था के आकार और जो है स्वास्थ्य का जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जीडीपी की जो है गणना कैसे की जाती है, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा किए ले रहे हैं। इसकी गणना जो है अंतिम वस्तुओं और जो है सेवाओं पर जो है खर्च को माप कर, यानी जीडीपी का मतलब ही यही है कि आपने जो है एक साल में कितना उत्पादन किया, कितना आपने व्यय किया, कितना खर्चा किया, तो इसी को जो है हम माप कर जो है इसका जो है गणना की जा सकती है। और इन वस्तुओं और जो है सेवाओं के उत्पादन से बनी आय को जो है जोड़कर भी जो है इसकी हम गणना कर सकते हैं। यानी जो है जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, इसका जो उत्पादन बना है, तो कितने रुपए में उत्पादन इसका संपूर्ण हुआ है, उत्पादन हो पाया है इसका, तो इन सभी जो खर्च इसमें आया है उसको जोड़कर भी जो है हम जीडीपी की गणना कर सकते हैं। और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जोड़े गए मूल्यों को जो है जोड़कर भी जो है इसकी हम गणना कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी गणना कर सकते हैं आप। और जीडीपी के यदि हम घटक की बात करें, तो इसमें जो है वस्तुओं सेवाओं पर जो है उपभोक्ता व्यय, व्यावसायिक जो है निवेश, सरकारी व्यय और व्यापार जो है निर्यात, ये सब चीज़ें इसके क्या हैं, घटक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि व्यय विधि क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की व्यय विधि क्या है। तो जो व्यय विधि है, ये राष्ट्रीय आय की गणना करने का एक तरीका है, ठीक है, और जिसमें जो है किसी देश में एक निश्चित अवधि में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए सभी खर्चों को जो है जोड़ा जाता है। और जैसे कि जो है निजी उपभोग, सरकारी व्यय,
निवेश और शुद्ध जो है निर्यात। मतलब ये व्यय विधि क्या है, ये जो है राष्ट्रीय जो आय है, जो नेशनल आपकी इनकम है, इसको जो है मापने का, उसकी गणना करने का एक विधि है, एक तरीका है। और जिसमें जो किसी देश में एक निश्चित अवधि में, मान लो 1 साल में, उस देश में जो है अंतिम वस्तुओं, उसकी जो वस्तुएं थी और सेवाओं पर जो किए गए सभी जो खर्च हैं, कितना खर्च आया है सेवाओं पर, चाहे उसकी वस्तुओं पर हो, तो उन सभी को जोड़कर जो है एक उसके बारे में पता चलता कि कितना खर्च आया है, उसकी गणना की जाती है राष्ट्रीय आय की। तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यय विधि कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा लिख देना। कोई क्वेश्चन आपका हार्ड है ही नहीं, केवल आपको समझना है बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि रियल गुड्स फ्लो क्या है, जिसको हम वास्तविक वस्तु जो प्रवाह कहते हैं, ये क्या है। फिर अगला क्वेश्चन कि रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं, ये क्या है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। चले क्या है, तो वास्तविक जो है वस्तु प्रवाह क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। तो ये जो है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का एक जो है आदान प्रदान है। यानी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक्स है देश की, तो इसमें जो वस्तुएं होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, तो उसका जो वास्तविक जो आदान प्रदान होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, एक्सचेंज जो होता है, आदान प्रदान जो होता है, इसी को हम कहते हैं वास्तविक वस्तु प्रवाह कहते हैं। जैसे कि उत्पादन के जो है कारकों, जैसे कि भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी का जो है फर्मों, और जो वस्तु व जो है सेवाओं का जो है घर को जो है जाना, इसी को हम कहते हैं आदान प्रदान। मान लो जो है कोई जो सामान बना, तो फर्म से लेकर व्यक्ति के घर तक जाता है और घर से जो है फिर फर्म तक जाता है। तो ये जो आदान प्रदान होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वास्तविक वस्तु प्रवाह कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। फिर वास्तविक जो है प्रवाह यहाँ से भी लिखा हुआ है कि यह जो है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक जो आवाजाही होती है, इसी को ये दर्शाता है। आवाजाही का मतलब आदान प्रदान जो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये क्या है, इसकी मुख्य विशेषता भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसकी हम विशेषता सबसे पहले देखेंगे। तो इसकी बहुत सारी विशेषता हैं, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता इसमें होती है, और जो है कीमतें, मजदूरी, और जो है ब्याज दर में एक जो है लोचशीलता, यानी जो है लचीलापन, और से बाजार नियम भी जो है इसकी विशेषता है रोजगार प्रतिष्ठित सिद्धांत की। तो इसमें पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। और पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट नोट में आपको देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा। तो यह जो है जो पूर्ण प्रतियोगिता है, यह माना जाता है कि बाजार में कई खरीदार और विक्रेता होते हैं। जो बाजार होता है, तो इसमें बहुत सारे खरीदार होते हैं, खरीदने जाते हैं, और बहुत सारे विक्रेता, बेचने वाले भी जो है अपनी दुकान लगाए बेचते हैं। और किसी भी जो है एक व्यक्ति या कंपनी का बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी को हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जैसे कि कीमतें और जो है मजदूरी और व्यय दर में जो है जो लोचशीलता है, लचीलापन है, इसको हम देखेंगे। तो इसमें प्रतिष्ठित सिद्धांत मानता है कि कीमतें जो है मजदूरी और ब्याज दरें और मांग आपूर्ति के अनुसार स्वतंत्र रूप से ऊपर और जो है नीचे ये जा सकती हैं। और शेयर बाजार का नियम क्या कहता है, शेयर बाजार का नियम ये कहता है कि आपूर्ति अपनी खुद की मांग जो है पैदा करता है, इसी को हम शेयर बाजार का नियम कहते हैं। यानी जो है उत्पादन हमेशा जो है मांग के बराबर होता है। फिर है पूर्ण रोजगार क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट में देखने को मिल सकता है। तो ये जो प्रतिष्ठित सिद्धांत का मानना है, इस सिद्धांत का, कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। यानी कि सभी उपलब्ध जो संसाधन है, जैसे कि श्रम हो गया, पूंजी हो गया, तो इसमें जो है उसका उपयोग किया जाता है, इसी को हम रोजगार, पूर्ण रोजगार कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से क्या आशय। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, जिसको हम एमपीसी कहते हैं। सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति ये क्या है, ये जो है आय में वृद्धि के अनुपात का एक माप होता है। यानी आय में जो वृद्धि हुआ है, ठीक है, एक तो आय है, उसमें आपने कोई चीज़ जो है उसमें किसी ना किसी तरीके से वृद्धि किया है, चाहे कोई चीज़ आपने खरीदा है, उसको बेचा है थोड़ा महंगे दामों में, तो उसमें जो वृद्धि हुआ है, इसी के अनुपात का एक जो है माप है, जिसे एक व्यक्ति या परिवार बचत करने के बजाय उपभोग और जो है वस्तुओं और सेवाओं पर जो है खर्च करने की संभावना रखता है। मतलब जो है ये जो अनुपात है, इसमें जो है व्यक्ति
या फिर जो है परिवार जो बचत करने के बजाय यानी जो है रुपयों की बचत करने के बजाय उपभोग यानी जो है वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने की संभावना जब रखता है, इसी को हम कहते हैं सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति कहते हैं। और इसकी गणना आय में परिवर्तन से विभाजित उपभोग में जो है परिवर्तन के रूप में जो है की जा सकती है। इतना आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन की प्रेरित जो है निवेश क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग जान रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है, काफ़ी हो सकता है स्टूडेंट ने कंपनी वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया भी होगा, तो इसको बताना फिर भी हम यहाँ से करा देंगे। गुणक के जो है रिसाव क्या है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तरलता जाल क्या है, जिसको हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, और स्फीतिक जो अंतराल क्या है, ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ से सभी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो प्रेरित निवेश क्या है, इसको सबसे पहले हम देखेंगे। प्रेरित निवेश जो है वह निवेश है जो आय आर्थिक गतिविधियों के स्तर में बदलाव के साथ जो है बदलता है, यानी जो अर्थव्यवस्था में आय बढ़ने पर निवेश भी जो है बढ़ता है और आय घटने पर जो है निवेश भी जो है घट जाता है। ये जो प्रेरित निवेश का मतलब यही होता है कि जो आय होती है और जो आर्थिक गतिविधि होती है, इसके स्तर में बदलाव जो है, ये बदलाव जो है के साथ जो है ये बदलता रहता है। यानी अर्थव्यवस्था में यदि जो है आय बढ़ने पर, यदि अर्थव्यवस्था में आय यदि बढ़ी है, जाहिर सी बात है तो निवेश भी जो है बढ़ता है। यानी कोई मान लो कोई कंपनी आप काम कर रहे हैं, तो यदि आपके पास जो है आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मान लो ठीक, आपने जो है 100 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, आपने जो है ज़्यादा रुपया कमा लिया, तो आप फिर जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इससे जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ता है। आय जो है घटने पर निवेश जो है ये घट जाता है। चलेगा, कुछ यहाँ से और भी इसकी जानकारी दी हुई है। जैसे कि प्रेरित निवेश का अर्थ होता है कि वे निवेश जो आय आर्थिक गतिविधि के जो है स्तर में बदलाव के साथ जो है अलग होते हैं, इसी को हम प्रेरित जो है निवेश कहते हैं। गतिविधि का मतलब ये अलग होता है। मान लो यहाँ से, जैसे कि आपने पहले मैंने आपको बताया था कि मान लो अर्थव्यवस्था में आय का जो है स्तर बढ़ रहा है तो निवेश भी जो है बढ़ेगा, यदि अर्थव्यवस्था में आय का स्तर गिर रहा तो निवेश भी जो है घटेगा यानी गिरेगा। फिर यहाँ से एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रेरित निवेश का कि मान लीजिए कि लोगों के जो है आय का स्तर बढ़ता है तो वे जो है वस्तुओं और सेवाओं पर जो है अधिक खर्च करेंगे। मान लो आप ही पहले मान लो गरीब थे, ठीक है, यदि आपने जो है आपकी जॉब लग गई, आप अच्छा कमा रहे, तो आपका जो है खर्चा जो है पहले से बढ़ जाता है। और जो अधिक मांग की आशंका को जो है देखते हुए व्यवसाय अपने जो परिचालक के विस्तार में अधिक निवेश करेंगे, जैसे कि नई मशीन खरीदना, अधिक जो है स्टोर और जो है खोलना, ये सब चीज़ें। यानी जो है आप जब पहले से ज़्यादा रुपए कमाओगे तो अपनी भी सुविधाओं देखोगे। कहीं तो पहले बाइक से चल रहे थे, आप जो है 4 व्हीलर खरीद ले, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं देखा है तो उसकी जो है खर्च व्यक्ति का जो है ये बढ़ जाता है वस्तु और सेवाओं पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुणक के जो है रिसाव क्या है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है वे कारक है जो प्रारंभिक निवेश में वृद्धि के कारण आय में होने वाली जो है कई गुना वृद्धि को जो है कम कर देता है, जैसे कि बचत, कर और जो है आयात। इसी को हम जो है गुणक के रिसाव कहते हैं। इसको हम विस्तार से थोड़ा और भी समझेंगे। जैसे कि जो है रिसाव क्या है, जब आय का जो है एक हिस्सा उपभोग के बजाय, यानी मान लो कोई जो है आप जो है कोई एक हिस्सा है आय का, इनकम का आपका, तो उसको उपभोग करने के बजाय उसका बचत करने को सोचो कि इसको ज़्यादा ना खर्च करें, हमारे पास सेविंग इसकी रहे, बचत रहे, ठीक है, और करो। और आयात से जो है पता चलता है, आयात से जो है चला जाता है, और जो है बचत करो आयात से जो है चला जाता है, तो यह जो है आय के चक्रीय प्रवाह में जो है रिसाव का जो है कारण ये बनता है, ठीक है। बचत करो और आयात से जो है चला जाता है, तो इसी को हम चक्रीय प्रवाह का रिसाव कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। और इन रिसावों के कारण जो है प्रारंभिक निवेश में वृद्धि के कारण जो है आय में होने वाली वृद्धि निवेश में वृद्धि की तुलना को जो है ये कम होती है। इतना भी आपको लिख देना है। इसी के अंतर्गत रिसाव के प्रकार एग्जाम में पूछता है, तो जैसे कि बचत, रिसाव के प्रकार में इसका बचत हो गया, टैक्स हो गया, आयात, इसके जो है 3 इसके प्रकार हैं। तो बचत क्या है, जब लोग अपनी आय का कुछ हिस्सा खर्च करने के बजाय बचाने लगते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो यह आय को जो हम चक्रीय प्रवाह में जो है रिसाव का कारण ये बनता है। इसी को हम सेविंग कहते हैं, बचत कहते हैं। अब टैक्स क्या है, कर क्या है, जब सरकार आय पर कर लगाती है तो यह जो है आय के चक्रीय प्रवाह के रिसाव का कारण बनती है। और आयात क्या है, इंपोर्ट क्या है, जब लोग विदेशी वस्तुओं और सेवाओं को जो है खरीदते हैं तो यह जो है आय के चक्रीय प्रवाह में जो है रिसाव का कारण बनता है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ आप खरीदते हो,
अपने देश लाते हो। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, दूसरे देश में बेचना होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों की चीज़ों को अपने देश में लाना, जो चीज़ें अपने देश में नहीं उपलब्ध हैं इसी को हम इंपोर्ट कहते हैं। दूसरे देशों में जो यहाँ से मान लो ज़्यादा कोई चीज़ पैदा हो गई तो उसको दूसरे देश में जो बेचा जाता है तो इसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। चलो अगला देखिएगा, तरलता जाल क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या है। तो ये जो है एक ऐसी आर्थिक जो है स्थिति है जहां ब्याज दरें बहुत कम होने के बावजूद लोग जो है निवेश या जो है खर्च करने के बजाय नकदी रखना पसंद करते हैं, जिससे जो है मौद्रिक नीति प्रभावी हो जाती है। इसी को तरलता जाल कहते हैं। तरलता जाल ये कहता है कि व्यक्ति जो है एक ऐसी जो है आर्थिक स्थिति मान लो जहाँ जो है ब्याज दरें बहुत कम होने के बावजूद, यानी जो है मान लो आपने जो है बैंक में रुपया जो है, ये सिद्धांत ही बताता है कि बैंक वाले बहुत कम आपको ब्याज देते हैं। तो ये सिद्धांत कहता है तो व्यक्ति जो है बैंक में डालने के बजाय अपने पास ही रुपया नकदी रखने का जो है पसंद करते हैं। ठीक है, अपने पास ही रुपया जो है घर में रखना पसंद करते हैं। इसी को हम तरलता जाल कहते हैं। यही तरलता जाल का मतलब है। ठीक है, और जिससे जो है मौद्रिक नीति जो है अप्रभावी हो जाती है। और भी यहाँ से लिखा हुआ है जैसे कम ब्याज दरें, यानी जो है तरलता जाल में ब्याज दरें शून्य के करीब होती हैं और निवेश यानी जो है इस स्थिति में लोग कम ब्याज दरों के बावजूद निवेश और खर्च करने के बजाय जो है नकदी रखना पसंद करते हैं। मतलब इसका है बैंक से नहीं, मान लो कोई आप निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो उसमें आपको कोई जो है फायदा नहीं हो रहा तो व्यक्ति क्या सोचेगा, कोई मतलब ही नहीं उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। इससे अच्छा कि अपना रुपया अपने घर पर पड़ा रहे, वो ठीक रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि स्फीतिक अंतराल क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जब किसी जो है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति में कुल मांग कुल आपूर्ति से जो है अधिक हो जाती है तो इस अंतर को हम स्फीतिक अंतराल कहते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो जो है जो कोई मान लो कोई कपड़ा बना, कोई जो है किसी और चीज़, कोई वस्तु कोई चीज़ बनी, तो मान लो जो उसकी जो मांग है 100 जो है उसका उत्पादन कितना हुआ है, 100 उसका पीस जो है उत्पादन हुआ, लेकिन इसकी मांग कितनी है, इसको जो है मांग रहे हैं 200 लोगों को इसकी ज़रूरत है, मतलब उत्पादन कम हो रहा है और मांग इसको ज़्यादा रहे हैं। तो इस स्थिति को, ये जो अंतर होता है इसी को हम स्फीतिक अंतराल कहते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि कुल जो मांग है ये कुल आपूर्ति, यानी मांग जो आपकी है कुल, ये कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है। यानी मांग जो है जो आपकी आपने आपूर्ति कर रहे हैं, आपने मान लो महीने में 100 पीस आपने बनाया, फिर 1000 पीस बनाया, तो लेकिन उससे ज़्यादा व्यक्ति की मांग है कि उससे ज़्यादा व्यक्ति डिमांड करे कि हमको ये चाहिए, तो इस अंतर को हम कहते हैं स्फीतिक अंतराल कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। और भी विस्तार से इसकी परिभाषा आगे लिखी हुई है कि स्फीतिक अंतराल अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति के बीच का जो है वह अंतर है जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी जो है मुद्रास्फीति का कारण जो है बनती है। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ से भी इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक होती है, यानी मांग जो है आपकी जितना उत्पादन कर रहे हैं उससे अधिक उसकी मांग हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो है वस्तुओं और सेवाओं की जो है मांग अधिक कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब यही तो हुआ कि लोग जो है जो वस्तु हैं, जो सेवाएं हैं, उसकी मांग अधिक कर रहे हैं, लेकिन जो उत्पादन है उसका कम हो रहा है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं मुद्रास्फीति अंतराल कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। इसका रिजल्ट क्या, इसका परिणाम क्या है, मुद्रास्फीति बढ़ती हुई मांग के कारण कीमतें जो है बढ़ने लगती हैं, जिससे जो है मुद्रास्फीति होती है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति मतलब यह है कि मान लो किसी जो है कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। मान लो कोई चीज़ आपने देखा होगा, आप किसी भी प्रोडक्ट की आप बात कर लो, तो मान लो जब कोई प्रोडक्ट शुरुआत में आया तो मान लो जो है 20 रुपये का जो है लॉन्च हुआ मार्केट में, तो उसकी तो डिमांड ज़्यादा हो गई और फटाफट बिक रहा है बहुत तेज़ी की मात्रा से। तो ये 25 रुपये का जो प्रोडक्ट पहले आया था, कुछ दिन के बाद उसको सीधा 45 फिर 50 उसका रेट इतनी तेज़ी से बढ़ने लगता है। ठीक है, जिसकी मांग जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है उसकी कीमत भी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको याद कर लेना इसकी भी। फिर यहाँ से सेक्शन आपका जो है सी यानी बी आ गया है। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 5 से 6 प्रश्न आपके आएंगे। 6 प्रश्न आपके आएंगे जिसमें से केवल आपको 4 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। 2 प्रश्न आपके इसमें आपके एक्स्ट्रा मिलेंगे। अच्छी बात है, जो आपको पता हो वही प्रश्न आपको कर लेना है। चलेगा, इसके प्रश्नों को देखिएगा। इसका पहला प्रश्न है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या है,
और इसके बीच में अंतर, ये क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ एग्जाम में फंसेगा ही। और जितने भी मैं कराया हूँ सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब कोई भी सीरीज कोई भी बुक हम नहीं खरीदते हैं तब भी आप इन सभी प्रश्नों के माध्यम से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में क्या अंतर है, ये आपको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, जिसको हम जो है बेस्ट अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें जो है व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता, फर्म के व्यवहार, अर्थव्यवस्था के जो है छोटे हिस्सों का जो इसमें अध्ययन किया जाता है। मतलब ये जो है जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ये जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें जो छोटे छोटे जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जो व्यापार है, इसमें हम इसका अध्ययन करते हैं। और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, मैक्रो, तो इसमें जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार जैसे कि राष्ट्रीय आय हो गया, रोजगार हो गया, मुद्रास्फीति का अध्ययन इसमें जो है किया जाता है। इस तरह से आप समझ लीजिएगा। मैक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, ऐसे ही शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है। जिसमें हम सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का अध्ययन कहते हैं उसको हम मैक्रो कहते हैं। और जिसमें हम बृहद, जैसे कि हम अपने देश के साथ साथ हम दूसरे देश यानी इंटरनेशनल लेवल का भी जो आय की हम गणना कर सके, रोजगार की गणना कर सके, मुद्रास्फीति का अध्ययन कर सके, इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जैसे कि ऊपर स्पष्ट परिभाषा से आपको पता हो गया होगा, यह जो है अर्थव्यवस्था की ही शाखा है एक, जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता, फर्म, परिवार के व्यवहार और उसके निर्णय का जो है इसमें अध्ययन ये कराती है। इसी को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मांग, आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन लागत, बाजार संरचना, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल है। बाजार सब अपने ही जो है करीब के इसमें जो उत्पादन से संबंधित आपके रहेंगे सारे, इसमें निर्णय व्यवहार। और यदि हम बात करें तो इसमें जो है व्यक्तिगत बाजार, व्यक्तिगत वस्तुओं सेवाओं की जो है कीमतें, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत फर्मों के जो है निर्णय इसमें लिए जाते हैं। इसमें क्या है, व्यक्तिगत वस्तुओं का मतलब यह होता है कि व्यक्ति जो वस्तुओं को खरीदता है चाहे, और जो सेवाएं होती हैं उस सेवाओं और जो व्यक्तिगत जो आय होती है इसमें हम इसी का जो है अध्ययन करते हैं। इसमें व्यक्ति के आय का गणना की जाती है, जबकि जो आपका समष्टि जो अर्थशास्त्र होता है इसमें व्यक्तिगत नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर व्यक्तियों की गणना की जाती है। संपूर्ण देश में कितने लोगों की संपूर्ण गणना की जाती है, लेकिन इसमें एक एक व्यक्ति की जो है आय की गणना इसमें की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो है संसाधन आवंटन के अनुकूलता और जो है व्यक्तिगत उपभोक्ता या जो है आय को अधिकतम करना इसका उद्देश्य रहता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये जो है अर्थशास्त्र की ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन करती है। जैसे कि राष्ट्रीय आय, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें व्यक्ति की आय का गणना की जाती है। इसमें व्यक्ति नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेशनल लेवल की आय की गणना की जाती है कि नेशनल लेवल कितनी आय हुई, और उसके रोजगार, उसके मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि और भुगतान संतुलन, ये सब चीज़ों को इसमें हम अध्ययन करते हैं। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, बृहद अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थशास्त्र कह सकते हो, अर्थव्यवस्था कहते हैं, बृहद, ठीक है। मैक्रो का मतलब ही होता है बृहद, बड़ा अर्थव्यवस्था के अध्ययन इसमें किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि इसमें राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, कुल उत्पादन की गणना की जाती है, कुल रोजगार की गणना की जाती है, मुद्रास्फीति की, बेरोजगारी और आर्थिक विकास, ये सब चीज़ों को इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। फिर इसमें कुछ ध्यान देने वाली कुछ बातें, जैसे कि अर्थव्यवस्था में समग्र स्तर पर जैसे कि राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि, सब चीज़ें इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। उद्देश्य इसका क्या है, तो ये जो है आर्थिक स्थिरता, पूर्ण रोजगार और सतत विकास की तलाश करना इसका उद्देश्य रहता है। अब जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में अंतर क्या है, तो इसका अध्ययन क्षेत्र देखो, तो इसमें जो है व्यक्तिगत इकाइयाँ जैसे कि बाजार आवंटन इसमें किया जाता है, इसका जो है अध्ययन किया जाता है आपके जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सूक्ष्म आपके जो है अर्थशास्त्र में, ठीक है। अब बृहद जो है अर्थ जो शास्त्र है, समष्टि जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था, आपकी राष्ट्रीय आय कितनी हुई है, कितना रोजगार मिला है लोगों को, कितना मुद्रास्फीति हुआ है, आदि चीज़ों को इसमें अध्ययन करते हैं। यदि उदाहरण की हम बात करें तो इसमें मांग और आपूर्ति, मूल्य निर्धारक, उपभोक्ता के व्यवहार शामिल है। जबकि इसमें जो है जो आपके बृहद अर्थशास्त्र है इसमें राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं। यदि हम ध्यान देने योग्य बात करें तो ये जो है व्यक्तिगत बाजार, व्यक्तिगत वस्तुओं सेवाओं की जो है कीमतें, व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत फर्मों का इसमें अध्ययन किया जाता है, ध्यान दिया जाता है इस पर। जबकि
बृहद जो अर्थव्यवस्था है, जो आपकी अर्थशास्त्र है, इस व्यवस्था में जो है क्या है, इसमें समग्र स्तर पर जैसे कि राष्ट्रीय आय कितनी हुई, रोजगार, मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि पर इसमें अध्ययन किया जाता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। इतने आपको लिख देना है बस। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या फिर उत्पाद में सभी अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं, जबकि जो साधन लागत होता है इसमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इसमें जो है सब्सिडी शामिल होता है। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम जो है साधन लागत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। तो क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझे ले रहे हैं। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, जिसको NNPFC कहते हैं। तो यह जो है देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य है, जिसमें जो है मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है, और यह जो उत्पादन के साधनों जैसे कि पूंजी, श्रम को जो है दिए गए वास्तविक भुगतान को जो है दर्शाता है, और इसे जो है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के रूप में जो है जाना जाता है। और साधन लागत पर जो है NNP = होता है बाजार मूल्य पर NNP और माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसका सूत्र होता है। अब बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसको NNP कहते हैं। तो यह जो है किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य होता है, जिसमें से जो है मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है। इसमें सभी अप्रत्यक्ष कर जो इसमें शामिल होते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है बाजार कीमत पर NNP = साधन लागत पर NNP प्लस का जो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगला ऑप्शन पे देखेगा कि राष्ट्र में जो है जो आय के जो चक्रीय प्रवाह का महत्व आपको बताना है। आय का चक्रीय प्रवाह है क्या, उसके बाद इसका महत्व हम दोनों देख लेंगे। से बाजार का नियम, ये क्वेश्चन की 100% की गारंटी एग्जाम में फंसेगा। पिकिंस के जो कुल मांग का जो फलन है इसको आपको स्पष्ट करना है। तो हम यहाँ से तीनों क्वेश्चन देखेंगे। तो आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे, इसके महत्व क्या है। तो यह जो है दर्शाता है कि घरों और व्यवसाय के बीच जो है धन और जो संसाधन है ये किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, यानी ट्रांसफर होते हैं, तथा जो है आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए उत्पादन और उपभोग दोनों के महत्व पर जो है प्रकाश डालता है। तो ये जो आय का जो चक्रीय प्रवाह है, ठीक है, ये दर्शाता है कि जो व्यवसाय होता है इसके बीच जो धन होता है, जो संसाधन होता है, ये किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं, यानी अदला बदली या फिर कह सकते हैं कि स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ट्रांसफर जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, ये जो होता है। तथा जो आर्थिक गतिविधियों में के जो अंतर संबंध और आर्थिक विकास के लिए उत्पादक और उपभोग दोनों के महत्व पर ये जो है प्रकाश डालता है। इसी को हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इतनी प्रवाह आपको लिखना है। फिर यहाँ से आय का चक्रीय प्रवाह हो गया क्योंकि वहाँ पर इसके महत्व थे। अब आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, ये जो है अर्थव्यवस्था में धन और वस्तुओं और सेवाओं के जो आदान प्रदान जो होता है, जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, अदला बदली जो होता है, इसी को हम कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। यह जो है मॉडल अर्थव्यवस्था के पैसे के हिसाब से होने वाले आदान प्रदान को समझने में जो है मदद करता है। इतना आपको लिख देना है बस। चलिए अगला ऑप्शन फिर देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, शेयर बाजार का नियम क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यह जो है नियम यह मानता है कि आपूर्ति जो है अपनी मांग जो है स्वयं बनाती है। शेयर बाजार का नियम क्या है, आपूर्ति अपनी मांग का जो है स्वयं सर्जन करती है, स्वयं बनाती है अपनी मांग, और जिसका अर्थ हुआ है कि उत्पादन उन वस्तुओं को खरीदने के लिए जो है अवश्य आय उत्पन्न करता है, जिससे सामान्य अति उत्पादन को जो है रोका जा सकता है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है इसकी। यह जो है अधिक विस्तृत विवरण यहाँ से दिया हुआ है इसके बारे में। मूल विचार इसका कि शेयर बाजार जो है का नियम ये कहा जाता है, तर्क देता है कि उत्पादन अधिक गतिविधियों का आधार है, न कि धन, न कि उपभोग है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि जो है समस्त अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, बृहद जो है अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन जो है एक बड़े समूह को जो है ध्यान में रखे किया जाता है, जैसे कि नेशनल इनकम कितनी हुई है, रोजगार यानी बेरोजगारी कितनी है, मुद्रास्फीति कितनी है, तो ये सब चीज़ों को देखकर जब अध्ययन किया जाता है अर्थव्यवस्था का, तो इसको हम समष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन है उपभोग का वैज्ञानिक नियम क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। पूंजी की जो है सीमांत क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। लागत प्रेरित जो है स्फीति क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा।
तो इन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले उपभोग का जो मनोवैज्ञानिक नियम है, जो कि जिसे जो है जो कि कीन्स ने इसको प्रतिपादित किया था, ये बताता है नियम कि आय का जो है उपभोग भी जो है बढ़ता है, यानी आय का जो उपभोग है ये भी बढ़ता है, लेकिन आय की वृद्धि की तुलना में कम अनुपात में, यानी लोग अपनी जो है बढ़ी हुई आय का कुछ जो है हिस्सा बचत करते हैं। इसी को हम कहते हैं उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहते हैं। और भी यहाँ से विस्तार में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, लोग अपनी जो है जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के बाद अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए अधिक खर्चा करते हैं, लेकिन वे अपनी पूरी आय जो है खर्च नहीं करते हैं। इसी को हम कहते हैं, ये जो नियम है उपभोग का, इसी को हम उपभोग का नियम कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूरी। अगला देखो, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूंजी की सीमांत क्षमता क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो जब किसी औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश की मात्रा में वृद्धि की जाती है, यानी मान लो कोई औद्योगिक क्षेत्र में आपने निवेश किया है पूंजी, तो पूंजी में जब वृद्धि की जाती है, थोड़ी मात्रा में ज़्यादा मात्रा जब हम निवेश करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो जो है पूंजी की सीमांत क्षमता में जो है कमी होने लगती है। और तथा जिस बिंदु पर ब्याज की दर तथा जो है पूंजी की सीमांत क्षमता बराबर हो जाती है, तो वह पूंजी निवेश की मात्रा में वृद्धि करना समाप्त हो जाता है। इसी को पूंजी की सीमांत हम क्षमता कहते हैं। इतनी प्रभाव सबको लिखना है। और भी इसके बारे में लिखा हुआ थोड़ा सा कि पूंजी सीमांत क्षमता, जिसको हम MEC कहते हैं शॉर्टकट में, तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये जो है निवेश की क्षमता पर निर्भर करता है, ब्याज की दर कैसी है, और भविष्य की आय की उम्मीदी कितने की आगे भविष्य में कितनी इसकी आय हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी, और तकनीकी प्रगति भी है इसमें शामिल है। तो निवेश की क्षमता, जैसे कि यदि जो है किसी उद्योग या क्षेत्र में निवेश के लिए अधिक अवसर जो उपलब्ध हैं, जो कि पूंजी की सीमांत क्षमता जो है ये बढ़ सकती है। और ब्याज दर, जैसे कि ब्याज दरें पूंजी की जो है लागत को जो है दर्शाती हैं, और जो है ब्याज दरें जो है बढ़ने से पूंजी की जो सीमांत क्षमता जो है कम हो जाती है, क्योंकि निवेश की लागत जो है बढ़ जाती है। और भविष्य की आय की हम उम्मीदों की बात करें, तो जब व्यक्ति कोई इन्वेस्टमेंट करता है किसी कंपनी में, तो यही सोचता है कि भविष्य में इसका कितना हमें प्रॉफिट होगा। तो यदि किसी व्यवसायी भविष्य में आय बढ़ने की उम्मीद करते हैं, तो वे अधिक निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब मान लो कोई कंपनी कह रही है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके भविष्य में इतना आपको मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो इससे क्या होता है, जो निवेशक होता है ज़्यादा निवेश करता है, जिससे पूंजी की जो है सीमांत क्षमता ये बढ़ जाती है। और जो है तकनीकी प्रगति भी है, जैसे कि तकनीकी प्रगति से जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे पूंजी की क्षमता जो है ये बढ़ती है। उत्पादन की लागत की हम बात करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो यदि उत्पादन की लागत जो है कम होती है, तो सीमांत जो पूंजी की जो सीमांत क्षमता है ये बढ़ सकती है, लेकिन निवेश में अधिक लाभ होने की संभावना ये होती है। अन्य कारक क्या हैं, जैसे कि जो है सरकार की नीतियाँ और कर दरें और वैश्विक स्थिति भी पूंजी की सीमांत क्षमता को जो है प्रभावित कर सकती है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ जाओ कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो जब उत्पादन की लागत बढ़ती है, वस्तु की कीमत जो है बढ़ने लगती है, यानी जो है मान लो कोई चीज़ जो है बनी, ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था कि 50 रुपये में कोई चीज़ बन के आई, प्रोडक्ट में कोई क्रीम हो गया, कोई अन्य चीज़ हो गया प्रोडक्ट, उसको जो है व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा खरीदा, अच्छा प्रोडक्ट आया, काफ़ी लोगों ने खरीदा, और जल्दी जल्दी जो है इसका स्टॉक खत्म हो रहा, तो कंपनी क्या करेगी, इसकी दाम जो है प्राइस बढ़ा देगी। तो इसी को हम कहते हैं मुद्रास्फीति कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख लेना है, यानी लिख देना एग्जाम में। फिर यहाँ से आपका सेक्शन C आपका स्टार्ट हो गया है। इसके प्रश्नों की बात करें, इसमें 4 प्रश्न आपके आएंगे, क्योंकि 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन कि त्वरक के जो है क्या अभिप्राय है त्वरक से, और जो है सूत्र की सहायता से त्वरक की जो है धारणा की व्याख्या भी करना है। और दूसरा क्वेश्चन कि स्पष्ट कीजिए कि अर्थव्यवस्था उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब वस्तु बाजार मुद्रा बाजार में एक साथ जो है संतुलन होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन की फिलिप वक्र की विवेचना करना, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में फंसेगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन की ब्याज के उद्देश्य कोष सिद्धांत के आलोचनात्मक जो है विवेचना आपको करना है। तो त्वरक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा के ले रहे हैं। त्वरक का अर्थ है कि पूंजी में परिवर्तन और आय में जो परिवर्तन के बीच का जो अनुपात होता है, यानी पूंजी में जो परिवर्तन हुआ और जो आय में जो परिवर्तन हुआ, तो इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्वरक कहते हैं। जो बताता है कि उत्पादन की वृद्धि के साथ
पूंजी वस्तुओं में भी जो है वृद्धि होती है। मतलब जो है ये सिद्धांत बताता है, तुरक बताता है कि उत्पादन में तो कोई जो है वृद्धि होती है तो पूंजीगत वस्तुओं में भी जो है वृद्धि होती है, और यह जो है वृद्धि तुरक और पूंजी उत्पादन अनुपात पर जो है निर्भर करती है। और भी इसकी परिभाषा से लिखी हुई तुरक सिद्धांत यह बताता है कि निवेश की मात्रा आय में परिवर्तन की दर से जो है निर्धारित होती है। और इसका सिद्धांत भी दिया हुआ है कि उत्पादन में वृद्धि होने पर पूंजीगत जो है वस्तुओं की मांग जो है बढ़ती है। यह मांग जो है आय में परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है। यदि आय में तेजी से वृद्धि होती है तो निवेश भी जो है तेजी से बढ़ेगा। यदि आय में वृद्धि धीमी होती है तो निवेश भी जो है कम हो जाएगा। इसका सीधा सा फंडा है, जब व्यक्ति के पास ज़्यादा रुपया होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, जब रुपया ही नहीं होगा तो कहाँ कर पाएगा, कम ही करेगा। तो ये चीज़ें हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ, जो कि जो है जब वस्तु बाजार, चलेगा ये जो है ये क्वेश्चन क्या है। हाँ, जब वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों एक साथ संतुलन में होते हैं तब अर्थव्यवस्था को संतुलन की स्थिति में माना जाता है। और जो है वस्तु बाजार का संतुलन क्या होता है, मतलब वस्तु बाजार में संतुलन तब होता है, मान लो जो कुल मांग है कुल आपूर्ति के बराबर होती। मान लो जो है कोई जो है बाजार में 100 जो है किसी चीज़ की मांग है, किसी कपड़े की मांग है, और जो 100 जो मांग है और जो कंपनी है उसको जो है पूर्णतः उसको जो है पूरा कर रही है, 100 उसका उत्पादन भी कर रही है। तो ये जो है बैलेंस है, ये जो है बराबर है, यानी जितनी मांग है उतना लोगों को जो है उपलब्ध हो रहा वस्तु व जो है चीज़ें उत्पन्न यानी जो है प्राप्त हो रही हैं। इसी को हम बाजार का जो वस्तु बाजार का संतुलन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। और मुद्रा बाजार का संतुलन क्या होता है, मुद्रा बाजार से संतुलन तब होता है जब मुद्रा की जो है जो मांग है ये आपूर्ति के बराबर होती है, जितनी मांग है उसकी उतना आपूर्ति हो रही है, बराबर है, बैलेंस है, तो इसको हम मुद्रा आपूर्ति का संतुलन कहते हैं। एक साथ संतुलन क्या होता है, एक साथ संतुलन का मतलब ये होता है कि जब जो है वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों एक साथ संतुलन में होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक चर अपने संतुलन मूल्यों पर हैं और कोई भी बाजार में जो है असंतुलन नहीं है, यानी एक संतुलन की बाजार में छाया हुआ है। ठीक है, इसी को हम एक साथ संतुलन कहते हैं। चलेगा, यहाँ से एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए वस्तु जो है बाजार में लोग कितना जो है खर्च करना चाहते हैं उतना ही जो उत्पादन हो रहा है, यानी जो है जितना लोग बाजार में खर्च करना चाह रहे हैं उतना ही उत्पादन हो रहा है व्यक्ति के पास। और जो है मुद्रा बाजार में लोग जितना पैसा रखना चाहते हैं उतना ही उपलब्ध है। इस स्थिति को अर्थव्यवस्था संतुलन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है इसकी। फिलिप्स वक्र क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच एक जो है व्युत्क्रम संबंध दर्शाता है, और जहाँ कम बेरोजगारी उच्च मुद्रास्फीति और इसके विपरीत होती है, यानी जो है उच्च मुद्रास्फीति अभी जो है इसके विपरीत का मतलब होता है कम मुद्रास्फीति। संशोधित फिलिप वक्र मूल वक्र की तुलना में मुद्रास्फीति की जो है अपेक्षाओं को भी जो है ध्यान में रखता है, जिससे दीर्घकालीन में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो कोई व्यापार जो है बंद नहीं होता है। इसी को हम फिलिप वक्र कहते हैं। यहाँ से भी इसकी परिभाषा लिखी हुई फिलिप वक्र की कि फिलिप वक्र एक जो है आर्थिक अवधारणा है जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच जो व्युत्क्रम संबंध का जो है वर्णन करती है। ठीक है, चलिए, यह सिद्धांत जो है बताता है कि बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रास्फीति जो है बढ़ती है, और जब बेरोजगारी जो है अधिक होती है तो मुद्रास्फीति जो है कम होती है। इतना आपको लिखना है। मान लो जो है कोई चीज़ जो है 50 जो है बाजार में किसी वस्तु की मांग है, इसकी जो है मांग 50 है लेकिन बाजार में कितना आ रहा है, 30 ही आ रहा है चीज़ें में। तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फिलिप वक्र कहते हैं। पहले भी मैंने आपको समझाया। फिर आर्थिक कल्याण क्या है, आर्थिक कल्याण प्रोफेसर पीगू ने इसकी बहुत ही सुंदर सी परिभाषा स्पष्ट किया है कि आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का वह भाग है जिसकी प्रत्यक्ष अथवा जो परोक्ष रूप से मुद्रा के रूप में माप की जा सकती है। अतः सामाजिक कल्याण का वह भाग आर्थिक कल्याण कहलाता है जिसका मापन जो है मुद्रा से किया जा सकता है। हरित लेखांकन क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो हरित लेखांकन जो है राष्ट्रीय आय मापने की एक विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन से प्राकृतिक संसाधनों की जो है अप्रत्यक्ष लागत को जो है घटा दिया जाता है। इसी को हम हरित लेखांकन कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मुद्रास्फीति क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो मुद्रास्फीति जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो मुद्रा में जो है के मूल्य में जो है क्या होता है भैया, कमी आ जाती है। तो इसी को जो है मुद्रास्फीति कहते हैं।
मांग प्रेरित स्फीति क्या है? जब वस्तुओं की पूर्ति जो है वस्तुओं की मांग से कम होती है। मांग प्रेरित स्फीति क्या है? मान लो किसी चीज की जो वस्तुओं की जो मांग है, ठीक है, जब वस्तुओं की जो पूर्ति है मांग से जो है कम रहती है, यानी पूर्ति ज्यादा है, ठीक है, मांग से जो है कम रहती है, यानी मांग ज्यादा है पूर्ति कम हो रही है, तो इस चीज को मांग प्रेरित जो है स्फीति कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिखना है। और वस्तु की जो है कीमत बढ़ने लगती है उसे हम मांग प्रेरित जो है स्फीति कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है, चलेगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन के समष्टिगत जो है अर्थशास्त्र क्या है, क्वेश्चन फंसेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जो कि पेपर का आपका नाम ही है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन एग्जाम में ये फंसेगा जरूर। समानतः अर्थशास्त्र का अध्ययन हम जो है व्यक्ति और समष्टि के रूप में करते हैं, यानी जो है जो अर्थशास्त्र का जो अध्ययन करते हैं एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों के माध्यम से हम अर्थ जो शास्त्र होता है इसका हम अध्ययन करते हैं। और व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में जो है अर्थव्यवस्था के छोटे इकाइयों का जो है हम पृथक करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ये जो माइक्रो होता है जो कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, इसमें जो है हम छोटे छोटे इकाइयों का इसमें हम अध्ययन करते हैं। जबकि जो मैक्रो होता है इसके अंतर्गत जो है समस्त जो अर्थव्यवस्था होता है इसकी गतिविधियों का इसमें सामूहिक अध्ययन किया जाता है। और मैक्रो शब्द जो है एक ग्रीक और जो है ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है कि बड़ा होता है, अर्थात एक बड़ा समूह। इस प्रकार जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ हुआ कि बड़ी अर्थव्यवस्था का सामूहिक अध्ययन करना ही मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका जो है कहलाता है। अतः जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तहत जो है राष्ट्रीय आय का इसमें गणना होती है, राष्ट्रीय बचत कितनी हुई है, राष्ट्रीय विनियोग कितना है, और कुल उत्पादन कितना हुआ है, और देश में रोजगार कितना है, सामान्य कीमत स्तर, इस सभी चीज़ों का इसमें हम अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसकी परिभाषा स्पष्ट किया है कि अर्थव्यवस्था की विभिन्न परिभाषा दी जा सकती है, जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें अर्थशास्त्र की कुल औसत और कुल समूहों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसी को हम जो है समष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। यहाँ से इसके बीच में अंतर भी लिखा हुआ है, वैसे तो इसके मैंने अंतर पहले आपको करा दिया था, लेकिन यहाँ से भी हम देख लेंगे। तो इसमें जो व्यक्तिगत जो अर्थशास्त्र होता है जिसको हम इसको माइक्रो कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं, जिसको सूक्ष्म हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इसमें जो है हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि इसमें जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं जो है मैक्रो में। और इसकी मान्यताओं की बात करें तो यह जो है पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, लेकिन ये जो है संसाधन के अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। केंद्रीय समस्या की बात करें तो जो है इसमें केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारित है, जबकि इसमें जो उत्पादन और रोजगार पर निर्धारित है। विरोधाभास की हम बात करें तो इसमें जो है व्यक्ति स्तर जो तथ्य ठीक होते हैं वे आवश्यक नहीं है कि पूरे समाज के लिए ही ठीक होंगे, जबकि ये जो सिद्धांत बताता है, जो बृहत अर्थव्यवस्था बताता है, कि ये बताता है कि इसकी समस्या उत्पादन एक रोजगार का निर्धारण है और समूह के व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होते हैं। तो इस तरह से इसके बीच में अंतर आपको लिखना है। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है। अन्य सभी मैंने सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, इसकी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ। अब जाकर सर अन्य जितने भी सब्जेक्ट उसकी भी क्लास आप ले सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।